जो मिला है इससे बेहतर की तलाश करिए। जो मिला है इससे बेहतर की तलाश करिए। अगर मिले दरिया तो समंदर की तलाश करिए। जो मिला है इससे बेहतर की तलाश करिए। जो मिले दरिया तो समंदर की तलाश करिए। मोती की तलाश में इतना मायूस ना हो। मोती की तलाश में इतना मायूस ना हो। समंदर मिला है तो इसके अंदर तलाश करिए। समंदर मिला है तो इसके अंदर तलाश करिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, टारगेट विद रचित संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। संघर्ष के इस दौर में जो पड़ाव चल रहा है संघर्ष का, यहां पर आप लोग ने देखा होगा कि कई सारी ऐसी स्थितियां आती हैं जिनमें व्यक्ति मायूस हो जाता है, लेकिन हमें मायूस होना नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा कई सारी सूचनाएं आपके समक्ष है प्रस्तुत करनी आज, जो हम आप सबके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे, जिसमें यूपीपी री एग्जाम को लेकर है। यूपीपी री एग्जाम के बारे में बात करें तो संभावना है आपका जुलाई से अगस्त तक पेपर करवा लिया जाएगा। जुलाई से अगस्त तक पेपर है, क्योंकि इसके लिए जो भी एजेंसीज हैं उन एजेंसीज को भी ज्ञापन दे दिया गया है। सारी चीजें हैं, सारे चीजें प्रोसेस में चल रही हैं और समस्त चीजें क्रियान्वित हो रही हैं। तो इन सभी चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से समझते रहिए और किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की बात नहीं। देखो, हम लोगों के हाथ में केवल और केवल पढ़ाई है। हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, पेपर कराना ना कराना आयोग के हाथ में है। और पेपर हमें पता है सरकार को ऐसा कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक साहस से पत्थर उछाल कर तो देखो। अगर आपने पत्थर उछाला है, आपने मेहनत किया है, तो आसमान में भी छेद होगा साथियों। हमारी जो भर्ती की स्थिति है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात चल रही है इस समय, सबसे बड़ा अहम मुद्दा चल रहा है, वो शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहा है। हम आपको बता दें, आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि शिक्षक भर्ती बहुत ही जल्दी आप सभी को मिल जाएगी। क्योंकि मेरा जहां तक मानना है, अगर सबसे पहले पदों की संख्या पर बात करें तो 51,112 का हलफनामा तो 2018-19 में ही दे दिया गया था। अगर हम लोग, और हर साल 10,000 टीचर रिटायरमेंट होते हैं, तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, 2-2.5 लाख 3 लाख पद आने वाले हैं। देखो, शासन स्तर पर होता क्या है साथियों, शासन स्तर पर कुछ पद बचाकर भी रखे जाते हैं। तो उन पदों को बचाकर रखने के बावजूद सरकार की जो भर्ती की मंशा रहेगी, जहां तक मेरा अनुभव रहता है, सरकार को जितना हमने एनालिसिस किया है, तो वहां पर 70 से 80 हजार के समथिंग पद रहने वाले हैं। आपका 70 से 80। अब आप कहें सर 70 से कम हो सकते हैं, हाँ, तो 2-4 हजार कम भी हो सकते हैं और हो सकता है 2-4-6 हजार ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब 80 से मैक्सिमम भर्ती आपको मिलने वाली नहीं है, जो मैक्सिमम भर्ती का डाटा रहने वाला। और इसके आधार पर अभी आप लोग आपके समक्ष एक वीडियो लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अगर शिक्षक भर्ती आती है तो उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, उसकी क्या रणनीति रहने वाली है। और हम वादा करते हैं कि अगर उस रणनीति पर आप सभी लोगों ने कार्य किया साथियों, तो वो समय दूर नहीं होगा जिसमें आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए। तो सभी साथियों बहुत ही ऊर्जा के साथ लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी जीविका होता है। अगर आपने संघर्ष करना सीख लिया तो आप समझ जाइएगा साथियों, किसी भी प्रकार की आपको कोई चिंता नहीं होने वाली बात है, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है ना। आपने पढ़ा होगा, संघर्षों से मुंह मत फेरो, संघर्षों से मुंह मत फेरो, जीवन में तपना पड़ता है। संघर्षों से मुंह मत फेरो, जीवन में तपना पड़ता है। यूं ही अंकुर नहीं निकलता, यूं ही अंकुर नहीं निकलता, मिट्टी में दबना पड़ता है। संघर्षों से मुंह मत फेरो, संघर्षों से मुंह मत फेरो, जीवन में तपना पड़ता है। यूं ही अंकुर नहीं निकलता, मिट्टी में दबना पड़ता है। संघर्षों की समर भूमि में, संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। काल चक्र के चक्रव्यूह में हम अभिमन्यु जैसे हैं। काल चक्र के चक्रव्यूह में हम अभिमन्यु जैसे हैं, तो हम किसी से कम नहीं। तो सभी साथियों बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सेशन सीटेट जुलाई 2024 की जो परीक्षा लगी हुई है, उसके प्रैक्टिस सेशन, मैथ्स प्रैक्टिस सेट
तीसरे को लेकर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला क्या रहने वाली है, पीआरटी में क्या श्रृंखला रहने वाली है, इन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो एक बार जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो जो है आप लोगों के माध्यम से संस्थान का सहयोग हो सके और संस्थान के माध्यम से आप सभी का सहयोग हो सके। देखो, दोनों लोग एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। आप जितना सहयोग करेंगे संस्थान आपका उतना ही सहयोग करता चला जाएगा। तो सहयोग से ही संस्थान आगे बढ़ता है, सहयोग से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो एक दूसरे का सहयोग करिए और हम सभी लोग अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो बिना किसी देर के हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। पहला ऑप्शन है 2 1 6 3 4 5, 2 6 6 3 1 5। सी ऑप्शन है 2 5 6 4 3 7 है, 2 1 6 6 1 7 है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से कट जाएगी। तो साथियों आइएगा हम लोग बात करते हैं कौन सी संख्या 9 से कट जाएगी। इसको चेक करते हैं, समझते हैं कैसे हम लोग इसकी डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, तुरंत भाग करना शुरू कर देंगे। 9 से इसको भाग करेंगे, फिर इसको भाग करेंगे, फिर इसको भाग करेंगे, फिर इसको भाग करेंगे, और इसके उपरांत क्या होगा, सारी समस्याएं हमारे लिए क्रिएट हो जाएंगी और जो कि हमारे लिए टाइम का क्या होगा, एक लॉस होगा। आइएगा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा विभाज्यता को लेकर बात कर लेते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी को लेकर हम लोग बात करेंगे। जो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता के नियम है। विभाज्यता के नियम क्या है, तो सबसे पहले हम सारी विभाज्यता के नियम को समझेंगे। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से कटती है, हम सारी विभाज्यता पर बात करेंगे मोस्टली। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइएगा और उसमें नोट भी करते रहिएगा। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं। तो हमने आपको बताया है कि वो समस्त संख्याएं जिनके यूनिट डिजिट पर 0 2 4 6 और 8 होता है, वह समस्त संख्याएं जिनके इकाई अंक पर साथियों क्या होता है, 0 2 4 6 और 8 होता है, वह सभी की सभी संख्या साथियों 2 से कट जाती हैं। 3 से कौन कौन सी संख्या कटती हैं, तो याद रखिएगा, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। यदि संख्या के अंकों का योग साथियों 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाती है। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 4 6 4 3 7 2 9 और 6 15। पूछेंगे साथियों क्या यह संख्या जो है 3 से कटने वाली है, तो आप इसको जोड़िए, 4 3 7 2 9 और 6 15। इसका मतलब 3 के टेबल में 15 आता है, इसका मतलब ये साथियों संख्या जो होगी वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से डिवाइड होती है, तो साथियों आप लोग हूबहू नोट करते रहिएगा। जब संख्या के अंतिम दो अंक 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या भी 4 से कट जाएगी। अंतिम दो तो कोई भी संख्या दे रखी है, 4 6 2 5 2 4। अब आप यहां पर देखेंगे क्या लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल है। अगर यह संख्या 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब साथियों सिर्फ इतना हुआ कि यह संख्या जो कंप्लीट नंबर है जो दिया गया है, यह संख्या 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 5 से विभाज्यता का नियम होता है जब यूनिट डिजिट साथियों, यूनिट डिजिट कितना हो जाए साथियों, या तो 0 हो जाए या 0 हो जाए, या साथियों कितना हो जाए 5 हो जाए। तो जब संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो जाता है तो संख्या साथियों कितने से डिवाइड हो जाती है, तो संख्या आपकी 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। अगला नियम है 6 से कौन कौन सी संख्या कटती है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 6 से कट जाएंगी, तो याद रखिएगा, जब संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। जब साथियों संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो साथियों संख्या 6 से डिवाइड हो जाती है। अगला है 7 से नियम। देखो 7 की डिविजिबिलिटी के नियम पर अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हालांकि कोई भी टीचर आपको 7 की डिविजिबिलिटी नहीं बताएगा, फिर भी देख लीजिए। जैसे हमने संख्या लिखी 343, जब संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके, 2 गुना मतलब 3 का 2 गुना 6, जब संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से कटती है तो संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब आप यहां से देखें 34 से 6 माइनस के 28, 7 के टेबल में 28 आता है, 7 चौके 28 होता है। इसका मतलब जो 343 है यह संख्या 7 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ साथियों, वह समस्त संख्याएं 7 से कटती हैं जिनके इकाई अंक को 2 गुना करके शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से कट जाए तो संख्या साथियों 7 से कट जाती है। 8 से विभाज्यता का नियम साथियों क्या होता है कि वह समस्त संख्याएं 8 से कटेंगी जब संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं। और अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि हमारा प्रश्न था निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो निम्न में कौन सी संख्या, तो 9 की विभाज्यता का नियम होता है साथियों, जब संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा, जब संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा साथियों तो संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और 10 से संख्या कौन सी विभाजित होगी, जब संख्या का इकाई अंक साथियों 0 होगा तो संख्या 10 से विभाजित होगी। हम लोगों को 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम लोग जोड़ना शुरू कर देंगे। देखिएगा साथियों, 2 और 1 3 और 6 9 और 9
और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21 हुआ। और 21 जो है डिविजिबल नहीं होता है, अर्थात ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहां देखिएगा साथियों बी ऑप्शन में 6 और 2 8 और 6 14, 14 और 3 बात करें 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23 होगा। 9 के टेबल में 23 भी नहीं आता है साथियों। यहां चेक करेंगे 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 6 15 और 1 16, 16 और 7 की बात करेंगे साथियों 16 और 7 6 13, 23 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। सी का वाला ऑप्शन देख लो 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 4 17, 3 20 और 7 27 और 9 के टेबल में साथियों 27 आता है। इसका मतलब ये हुआ साथियों सी फॉर सिनेमा इज द राइट आंसर, अर्थात सी ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो आशा करेंगे कि आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी से प्रश्न बनेगा तो आप लोग कर पाएंगे। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। देखो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, वीडियो को लाइक करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है कि आप सभी लोग हमारे प्रति पॉजिटिव हैं, आप सभी लोग हमारे प्रति निष्ठा भाव रखते हैं। जिस ईमानदारी के साथ हम आप सभी के लिए कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा गर्मी हो चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे स्वास्थ्य अच्छा हो या ना अच्छा हो, लेकिन फिर भी हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहते हैं और एक अच्छी से एक बेहतरीन क्लास के साथ आपके समक्ष आते हैं। तो आप सभी लोग अपना प्यार और अपना स्नेह बनाए रखिए। चलेगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइएगा हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर परिचर्चा करें, देखिएगा साथियों सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यदि x और y दो संख्या इस प्रकार हैं, यदि x, y दो संख्याएं, यदि x, y दो संख्याएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि इनका योगफल 110 है, कि इनका योगफल, इनका योगफल 110 है तथा तथा इनका अंतरफल, तथा इनका अंतरफल 100 है, तथा इनका अंतरफल 100 है, तो x तथा y के, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है साथियों, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यह हमसे प्रश्न पूछा गया है, यह हमसे प्रश्न पूछा गया है x और y के मान क्या रहने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा साथियों आप कुछ लोग क्या करेंगे, x और y दो संख्याएं हैं इनको जोड़ेंगे, x और y दो संख्याएं इनको जोड़ेंगे और जोड़ने के उपरांत क्या करेंगे, सारी चीजें बनाएंगे, ठीक है, तब जाके कहीं प्रश्न को कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं करना है, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं करनी है, ना हम समीकरण बनाएंगे। सीधे सीधे जब ऐसी स्थिति दी गई हो कि x और y दो संख्या इस प्रकार है, इनका योगफल हमें पता है x और y, इनका योगफल जो है इनको जोड़ते हैं तो कितना मिलता है साथियों, 110 मिलता है। जब इनको घटाते हैं साथियों तो हमें कितना मिलता है, 100 मिलता है। आप कुछ लोग क्या करेंगे देखिएगा, 1+2 करेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मेट बताएंगे भी, आप देखिएगा जब भी कभी ऐसी स्थिति दी जाए तो क्या करना है, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, इसको हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे, निशान बदल देंगे साथियों, निशान बदल देंगे तो ये देखिएगा यहां प्लस हो जाएगा, या इसको जोड़ लीजिए साथियों, इसको जोड़ लीजिए तो ये कैंसिल, x और x कितना हो गया साथियों, 2x हो गया, यहां से कितना हो गया, 210 हो गया, काट देंगे, कितना आया साथियों, 105, यानी x की वैल्यू साथियों कितनी आई, x की वैल्यू 105 आ गई। x की वैल्यू जब 105 आ गई तो x का मान यहां रख देंगे, तो y की वैल्यू साथियों 105 उधर घट जाएगा जाके, x और y के मान हम याद करने थे तो हमने निकाल लिया। लेकिन दूसरे फॉर्मेट पर बात करें, सबसे बढ़िया तरीका साथियों बताएंगे, सबसे बढ़िया तरीके को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होगा। जब भी ऐसी दी हो, एक बार योगफल दिया हो, एक बार अंतरफल दिया हो, तो आप लोगों को क्या करना है, जो संख्याएं इनको जोड़ के आधा कर दो तो एक वैल्यू निकल आएगी, घटा के आधा कर दो तो दूसरी वैल्यू निकल के आएगी। देखिएगा अभी साथियों कैसे निकालते हैं हम लोग, x और y है, x का मान निकालना है तो हमने कहा जोड़ के आधा कर दो, 110 और 100 कितना हुआ, 210 हुआ साथियों, आधा कर दीजिए कितना हुआ, 105 हो गया। y की वैल्यू निकालनी है तो हमने कहा था 110 में से 100 को घटा दीजिए, कितना हुआ साथियों 2, और भाग कर दीजिए, कितना होगा साथियों 5, और हमारे प्रश्न के आंसर आराम से आपने देख लिए आ गए, और बहुत ही आसान तरीके से, ना हमें कोई समीकरण बनानी पड़ी, ना हमें कुछ करना पड़ा, और बहुत ही आसानी के साथ में अपने सेकंड क्वेश्चन को भी कर लिया। आइएगा तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का क्या रहने वाला है, चलिएगा उस पर बात करेंगे। तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा करें, देखिएगा साथियों निम्नलिखित पैटर्न में अगली पंक्ति के दाएं ओर कौन सी संख्या होगी। निम्न पैटर्न में अगली पंक्ति के
अगली पंक्ति के दाएं ओर, अगली पंक्ति के दाएं ओर क्या संख्या होगी, क्या संख्या, ये हमसे पूछा गया साथियों। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम इसके पैटर्न को एनालिसिस करते हैं। एक दिया गया है 1 + 3 = 4। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 + 7 = 16। और हमसे पूछा गया नेक्स्ट, अगला होगा, अगला जो क्रम है इसमें यहां पर कौन सी संख्या होने वाली है। तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले देखो दो तरीके से इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमसे यही संख्या पूछी गई, इधर से मतलब नहीं है, तो हम देख रहे हैं पहले बार 1 है, फिर 1 के बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 ले लिया, 7 है, अगली बार 9 ले लीजिएगा, पहला तरीका। दूसरा साथियों देखिएगा, यह 2 का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर है साथियों, या 4 का स्क्वायर है। तो हमें पता है अगली बार जो नंबर आएगा साथियों वो कितने का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा। और 5 के स्क्वायर की बात करें तो साथियों कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर साथियों अगर बात करें तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अर्थात हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 25 हो जाएगा, जो कि हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे क्या सीटेट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी लोग सीटेट में देख रहे होंगे। तो आप सभी को ऐसे प्रश्नों की संख्या जो है बाहुल्य क्षेत्र में मिलती होगी। ठीक है, तो आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे बिना किसी विलंब के किए हुए। आप सभी लोग कॉपी और कलम लेकर बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को, यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को, यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है, उस संख्या में जोड़ता है, तो अंकों को पलटने से, जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है, जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है, जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है, तो प्राप्त योगफल किस संख्या से विभाजित होगा, ये पूछा गया। तो प्राप्त योगफल किस संख्या से विभाज्य होगा, ये पूछा गया साथियों। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमसे पूछा कोई एक संख्या है, हम इसको करेंगे, देखिएगा कैसे समझेंगे। ठीक है, तो इन सभी सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। देखिए अगर हम बेसिक अगर इसके सोल्यूशन की बात करें मूल आधार पर माने, तो आप लोग इसको समझिएगा बहुत अच्छी तरह। बाकी हम ट्रिक भी आपको बताएंगे, आप लोग सभी लोग देखिएगा। हम नंबर को एनालिसिस करके भी लगा सकते हैं, जैसे आप चाहे वैसे लगा सकते हैं। आपको बता दें कि गणित से सरल कोई विषय नहीं है, जो कि केवल और केवल टोटली बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग स्किल, जो हमारी समझ शक्ति पर, समझ कौशल पर आधारित होता है। तो सबसे सहज विषय कौन सा है साथियों, गणित है। ठीक है, आइएगा, हमने कहा कि मूल संख्या जो मानी जाती है साथियों, क्या मानी जाती है, जो हमारी मूल संख्या 2 अंकों से बनी जो मूल संख्या होती है साथियों, 10x + y होती है। क्या होती है, 10x + y होती है। अब कह रहे हैं अंकों को पलटकर बनाएगी संख्या, तो अंकों को पलटकर जो संख्या बनती है, अंकों को पलटकर बनी संख्या, अंकों को पलटकर जो बनी संख्या साथियों होती है, वो क्या होती है, 10y + x होती है। क्या होती है, 10y + x होती है। ठीक है, अब 10y + x होती है, तो इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। देखिएगा, जोड़िएगा इनको। अगर इन्होंने कहा है कि जब इनको आपस में जोड़ा जाता है, 10x और x कितना हुआ, योग अगर हम करें तो 11x हो गया। 10y और y कितना हुआ साथियों, 11y हुआ। और हम अगर इसमें से 11 कॉमन ले लें, 11x + y, तो हम देख रहे होंगे कि यह संख्या जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। किससे, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी 11 से। तो हमने देखा कि जब 2 अंकों से बनी मूल संख्या और इसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या को अगर हम 11 से भाग करते हैं, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सभी लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब हम लोग ऐसा करके देखते हैं, कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो 2 मूल संख्या ही नहीं पता है, हम इतना एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे। तो आप कोई भी साथियों संख्या मान लीजिए, जैसे हमने एक संख्या ले ली 23, मान ले ली 23 ले ली। अब हम अगर इसको पलट दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। इनको जोड़िए, 3 और 2 5, 3 और 2 5,
क्या बताइए है संख्या किससे कट जाएगी? तो आप कहेंगे सर या तो 5 से भी कट जाएगी, सर या तो 11 से भी कट जाएगी, सर या तो 5 से भी कट जाएगी और या तो 11 से भी कट जाएगी। आप कोई और एक संख्या ले लीजिए, जैसे मान लो हमने एक संख्या ले ली साथियों, हमने संख्या ले ली 9, इसको पलटेंगे साथियों क्या बनेगा 90, 90 में 9 जोड़िए साथियों कितना हुआ 99। आप कहेंगे सर ये तो संख्या 3 से भी कट जाएगी 11 से। आप देखिए कॉमन वेलोसिटी में क्या जा रहा है, कॉमन वेलोसिटी में 11 जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी ऐसी संख्या हो, कोई भी ऐसी संख्या जो उसके अंकों को पलटकर उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार निर्गत जो संख्या होती है, इसका जो निर्मित संख्या होती है साथियों, वह 11 से कंप्लीटली विभाजित हो जाती है। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे, बहुत ही सहज प्रश्न है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लिखा गया है संख्या एक दिया गया है। आज थोड़ा जो लेवल है पीआरटी को लेकर बनाया गया, तो सभी लोग इन सारे प्रश्नों को देखेगा। संख्या 2765 276578 यह संख्या दी गई है। कहा गया है मैं 7 के स्थानीय मानों का अंतर, में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, यह साथियों हमसे पूछा गया है। में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? दो प्रकार की वैल्यू होती है साथियों, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है साथियों फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान, जबकि फेस वैल्यू को साथियों हम लोग बोलते हैं जातीय मान। फेस वैल्यू को साथियों जातीय मान भी बोलते हैं और अंकित मान भी बोलते हैं। तो क्या जातीय मान होता है, क्या स्थानीय मान होता है, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से लगाएंगे। देखिएगा प्लेस वैल्यू क्या होता है, यह इसके स्थान को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे कोई भी संख्या जो है उसके 1 डिजिट पर है, इसके 10 डिजिट पर है, इसके 100 डिजिट पर है, इसके 1000 डिजिट पर है, कौन से प्लेस पर है, यह निर्गत करता है कौन सा चीज, उसका प्लेस वैल्यू। जबकि फेस वैल्यू उस व्यक्ति का वह मान होता है, उस संख्या का वह मान होता है जो वह वास्तविक संख्या होती है। अर्थात कह सकते हैं किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है जिसका हमसे पूछा गया होता है। आइएगा 7 के स्थानीय मानों के अंतर की बात करें तो सबसे पहले इस 7 के स्थानीय मान की बात करें तो यहाँ 1, 10, 100, 1000, 10,000 पर है। इसका मतलब इसका जो स्थानीय मान होगा 70,000 हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग बचपन में खूब कर रहे होंगे, जो 7 होता है उसके बाद जितनी भी संख्या होती थी साथियों उतने क्या बढ़ा लेते थे, 0। ऐसे इससे 7 की बात करें, इसके बाद 1 0 है। अंतर पूछा है साथियों तो घटा देंगे हम लोग, 10 से 7 गया 3 हुआ, 9 हुआ 9 हुआ और यहाँ साथियों 6 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया। आपने इसको समझा होगा, 69,930 हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया साथियों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, जो कि आपने बड़ी शिद्दत और अच्छे से समझा। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर परिचर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आप सभी लोग मन लगाकर इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर परिचर्चा करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी घड़ी में 7 बजने पर, किसी घड़ी में, ये क्लॉक से प्रश्न है और कई बार पेपर में पूछा गया है। किसी घड़ी में 7 बजने पर, किसी घड़ी में 7 बजने पर उसकी घंटे व मिनट की सुई के बीच, उसकी घंटे व मिनट की सुई के बीच, मिनट की सुई के बीच दो कोणों की माप क्या होगी, बीच 2 कोणों की माप क्या होगी, ये साथी हमसे पूछा गया, माप क्या होगी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सहज है, आप सभी लोग इसको लगा पाएंगे। तो सारी चीजों को हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसको समझेंगे। देखिएगा अगर हम लोग क्लॉक की बात करें, आप सभी लोग देखते होंगे, अगर हम लोग क्लॉक की बात करें तो ये घड़ी है, देखिएगा, ठीक है। यहां पर हम लोग बात करें 12, 6, 9 और 3, 12, 6, 9 और 3, 12, 6, 9 और 3 है। यहां से देखेंगे, इसको समझेंगे साथियों, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और यहां 10 और 11, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे, हमसे पूछा गया 2 और 7 बजना है। जब हम 7 बजाएंगे तो हमें पता है साथियों जो घंटे की सुई होगी वो 7 की ओर होगी और जो मिनट की सुई होगी साथियों वो कहां पर होगी,
12 पर होगी। तो हमसे ये एंगल डिटरमाइन करवाना है दो कोणों के बाद, और एक ये वाला एंगल डिटरमाइन करवाना, मतलब हमने इसको थीटा मान लिया और इसको हमने फाई मान लिया। तो ये कोण हमसे पूछे गए हैं साथियों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी लोग इसको करके देखिएगा। लेकिन सबसे पहले हम इसकी बेसिक थ्योरी पर बात करेंगे। बेसिक थ्योरी के बारे में आप समझिएगा। अगर हम लोग घड़ी के पैडल पर बात करें, घड़ी का पैडल जो होता है, घड़ी की चाहे घंटे की सुई हो चाहे मिनट की सुई हो, आप सभी लोग देखेंगे घड़ी जो है घूमती है, और इस प्रकार से घूमते घूमते टोटल कितना घूमती है, 12 घंटे। टोटल कितना घूमती है, 12 घंटे घूमती है। और 12 घंटे में क्या करती है, एक अपना कंप्लीट चक्कर लगा लेती है। 12 घंटे में कंप्लीट चक्कर लगा लेती है। अब 12 घंटे में कंप्लीट चक्कर पूरा उसने किया, तो पूरा कंप्लीट चक्कर 360 डिग्री का हुआ। इसका मतलब जो घड़ी होती है 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। कितना साथियों घूम जाती है, 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो हम लोग बात करें साथियों, तो एक घंटे में कितना घूम जाएगी, 12 तिया 36, अर्थात जो घड़ी की घंटे की सुई होती है एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बना देती है। कितना बना देती है साथियों, 30 डिग्री का कोण बना देती है। अब हम लोग अपने प्रश्न पर बात करें, 7 बजने पर हमें पता है 1 घंटे का अगर अंतराल होगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा साथियों, अगर 1 घंटे का अंतराल होगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। आप यहां से देखेंगे 1 घंटे के अंतराल पर अंतराल है 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अर्थात 1 घंटा बराबर जब 30 है तो 5 घंटा बराबर 5 ये 15, 150 हो जाएगा। और इधर वाले में अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 घंटे का अंतर है, तो 7 घंटे बराबर 7 या 21, 210 हो जाएगा। और हमारे इन प्रश्नों के आंसर साथियों कितना हो गया, एक कोण 150 डिग्री हो गया और दूसरा कोण 210 डिग्री हो गया। अब आपको कभी भी घड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप याद रखिएगा कि घड़ी की जो घंटे की सुई होती है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो साथियों जो डिफरेंस होगा उसी के आधार पर हम सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आज का, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर है, यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर है, 120 मीटर है, 120 मीटर है, तो खेत का परिमाप क्या होगा। तो क्या पूछा गया साथियों, खेत का परिमाप क्या होगा, ऐसा हमसे पूछा गया। तो खेत का परिमाप होगा, यह हमसे पूछा गया है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है आयत का जो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन हमने आपको बताया है कि थिंक विदाउट BTWR, हमें कुछ नहीं करना है, हम कोई भी सूत्र नहीं याद करेंगे। हम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर लेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। हमें पता है परिमाप का मतलब क्या होता है, जो भी आयत दिया गया है साथियों, इसके चारों ओर की जो माप होती है वो परिमाप होती है। इन्होंने कहा है जो लंबाई है चौड़ाई की 6 गुनी, अगर लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, सॉरी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। तो चलेगा साथियों, तो इसका मतलब यह हुआ यह भी x हो जाएगी और यह कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। तो परिमाप की अगर हम लोग बात करें तो 6 और 6 12, 1 13 और 1 14x हो गया। कितना हो गया साथियों, 14x। यानी परिमाप यहां से अगर हम लोग बात करें तो इस जो फिगर का परिमाप हुआ साथियों वो कितना हुआ, 14x हो गया। अब हम देखते हैं, हमसे कहा गया साथियों लंबाई कितनी 120 मीटर है और मेरे अकॉर्डिंग लंबाई कितनी है 6x है। तो 6x इक्वल्स टू द 120 डिवाइड कर दीजिए। तो x की वैल्यू साथियों कितनी आई, x की वैल्यू 20 आई। हमसे परिमाप पूछा गया साथियों, क्या पूछा गया, परिमाप। हमें पता है परिमाप हमारा 14x है, तो 14x की वैल्यू साथियों हमने फाइंड आउट की है 20, तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 28, अर्थात 280 मीटर इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समक्ष स्क्रीन पर है। आपने देखा कितनी शिद्दत के साथ इसको समझ लिया और किसी भी हमने सूत्र का कोई प्रयोग नहीं किया। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बिल्कुल समझते रहिए, कोई समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या है, औसत क्या है।
हमसे भाज्य संख्याओं का औसत पूछा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो भाज्य संख्याएं होती हैं वह क्या होती हैं। अगर हम लोग भाज्य संख्याओं के बारे में बात करें, कोई बताएगा भाज्य संख्या क्या होती है, तो हमने पढ़ा है संख्याएं जो होती हैं, अगर भाज्य के बारे में बात करें, ऐसी संख्याएं विच नंबर इज गिवन मोर देन द टू फैक्टर दैट द नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, अर्थात उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वह संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब आपके दिमाग में विचार आएगा सर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो अगर एक के टुकड़े करें तो एक ही होगा, दो पर बात करें तो इसके एक और दो होंगे, तीन पर बात करें तो एक और तीन होगा, चार पर बात करें तो इसके एक दो और चार होंगे। इसका मतलब इसने मोर देन टू फैक्टर दिए, अर्थात सबसे छोटी भाज्य संख्या जो साथियों हुई वो क्या हो गई, चार हो गई। अब आपके मन में विचार उठेगा सर क्या भाज्य संख्याएं विषम भी हो सकती है, तो बिल्कुल विषम हो सकती है। जैसे हमने संख्या 9 ले ली, 9 एक से भी डिविजिबल है, 3 से भी है और 9 से भी, इसका मतलब भाज्य संख्या सम और विषम दोनों प्रकार की होती हैं। आइएगा औसत पर बात करते हैं। औसत का मतलब होता है साथियों लगभग, अर्थात क्या होता है, लगभग मान पूछा गया है। क्या पूछा गया, लगभग मान पूछा गया है। तो हमने बताया था औसत बराबर साथियों क्या होता है, औसत बराबर होता है साथियों सभी संख्याओं का योग होता है, सभी संख्याओं का योग होता है और बटे जितने भी नंबर ऑफ डिजिट हैं अर्थात कुल संख्याएं उनको हम क्या कर देंगे, उनसे भाग कर देंगे और हमारा औसत निकल के आ जाएगा। चलेगा, योग कर रहे थे, पहले संख्या 4 हो गई भाज्य, अगली संख्या पर बात करें तो 6 हो गई, अगली संख्या 8 हो गई, अगली संख्या 9 हो गई और अगली संख्या 10 हो गई और 5 संख्या है तो हम लोग क्या कर देंगे, 5 से भाग करा देंगे। इनको अगर हम लोग ऐड करें तो देखिएगा साथियों 10 और 9 19 हुआ, 19 और 8 27 हो गया, 27 और 6 33 हो गया, 33 और 4 37 हो गया, 37 और डिवाइडेड बाई 5 है, भाग कर देंगे 5 से 35 और 2 बचा, 5 चौको 20 हो गया। अर्थात इस प्रश्न का आंसर साथियों कितना हो गया, 7.4 हो गया। 7.4 इज द राइट आंसर, यानी इस हमारे प्रश्न का जो सही आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है साथियों, वो कितना होने वाला है, 7.4 रहने वाला है। आएगा, हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, दिया किसी दुकानदार द्वारा किसी सप्ताह के 6 क्रमागत दिनों में, किसी दुकानदार द्वारा किसी सप्ताह के 6 क्रमागत दिनों में 6 क्रमागत दिनों में बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्या, बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्या, किसी विशेष वस्तु की संख्या 350 200 350 200 300 250 250 120 150 है, 150 है। तो इन दिनों में की अवधि में, तो इन दिनों की अवधि में वस्तु की बिक्री का परिसर क्या है, वस्तु की बिक्री का परिसर क्या है, वस्तु की बिक्री का परिसर क्या है, वस्तु की बिक्री का परिसर क्या है। सबसे पहले तो साथियों हम लोग बात करते हैं परिसर होता क्या है। अगर हम लोग परिसर की बात करें, परिसर अर्थात रेंज की बात करें, जो परिसर होता है साथियों, किसी भी संख्या का परिसर होता है अधिकतम बिक्री, जो अधिकतम मान होता है किसी भी चीज का अधिकतम मान होता है, और उसमें से हम लोग न्यूनतम मान को अगर हम क्या कर दें, हटा दें, न्यूनतम मान को हटा दें, तो वह उस चीज की रेंज अर्थात वह इसका परिसर कहलाती है। तो आप सभी लोग परिसर के बारे में सभी लोग अवगत होंगे, तो किसी को किसी भी प्रकार की इसमें समस्या नहीं हो रही। आप सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है, सभी लोग बताएंगे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोग कर पाएंगे। देखिएगा अधिकतम मान इसमें से देखिए 350 200 300 250 350 इसका अधिकतम मान है साथियों, और यहां से बात करें न्यूनतम मान 120 हो जाएगा, घटा देंगे 0, 5 से 2 गया 3, 3 से गया 2, अर्थात इसका जो रेंज हो जाएगा, इसका जो परिसर हो जाएगा साथियों, वो कितना रहने वाला है, परिसर साथियों 230 रहने वाला है। तो आप सभी लोग इस परिसर को समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, बहुत ही अच्छे से आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ रहे हैं।
ठीक है, तो आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। परिसर वगैरह आप सभी लोग सारी चीजें आपने देखा होगा, हर एक प्रैक्टिस सेट में, हर एक सीटेट के एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। आइएगा अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दिया गया है राम ने 100 किलोग्राम रुपए की, राम ने 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, राम ने 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 100 रुपए प्रति किलोग्राम की, राम ने 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम जामुन खरीदे, 2 किलोग्राम जामुन खरीदे। चले भाई, जामुन खरीदे। उसके मित्र सोहन ने इस धनराशि के, उसके मित्र सोहन ने, उसके मित्र सोहन ने इस धनराशि के 3/10 भाग के बराबर योगदान किया, 3/10 भाग के बराबर योगदान किया, योगदान दिया। मतलब 3/10 रुपए जो थे उसके वो दे दिए भैया राम को। तो राम ने उसे कितने जामुन प्राप्त, तो राम से उसे कितने जामुन प्राप्त होंगे, जामुन प्राप्त होंगे, यहां हमसे पूछा गया है साथियों। चलेगा, एक बात बताइए, जैसे हम कभी भी अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो भी हम योगदान करते हैं, जो योगदान करते हैं उसी के अनुरूप हमें वस्तु प्राप्त हो जाती है। हमने अगर 3/10 भाग पैसे दिए हैं तो हमें जो 3/10 भाग के पैसे दिए हैं तो हमें वस्तु भी 3/10 भाग के बराबर ही प्राप्त रहने वाली है। अगर 2 किलोग्राम में बात करें तो 2000 ग्राम होती है। अगर हम लोग यहाँ धनराशि के हिसाब से बात करें तो हम धनराशि देखेंगे 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो 200 रुपए का अगर 2/3 निकालेंगे, देखिएगा 3/10 निकालेंगे तो यहां से 0 0 कैंसिल, अर्थात 60 रुपए दिए। अब 100 रुपए प्रति किलो तो ऐसे भी कर सकते थे, और या हम ऐसे भी कर सकते थे, 2 किलोग्राम का डायरेक्ट 3/10 भाग निकाल देते, तब भी हमारा आंसर आ जाता है। अब हमें पता है कि जो है सॉल्यूशन देखिएगा, हमें पता है 100 रुपए में जो जामुन की संख्या है वो कितनी होती है साथियों, 1000 ग्राम होती है। 100 रुपए में जामुन की संख्या कितनी होती है, 1000 ग्राम होती है। तो 1 रुपए में साथियों कितनी रहने वाली, 1000 बटे 100। हमें 60 रुपए के बराबर लेना है, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, अर्थात कह सकते हैं राम से जो सोहन को जामुन की संख्या प्राप्त हुई साथियों कितनी रही, जामुन की संख्या राम से प्राप्त हो गई साथियों 600 ग्राम प्राप्त हुई। तो 600 ग्राम इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को यह सारी चीजें बहुत ही शीशे की तरह साफ हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। अगर आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो रही हो तो इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको समस्त कक्षाएं, चाहे वो भी आने वाला यूपी का एग्जाम हो, जितना भी प्रैक्टिस सेशन है वो सब यहीं पर मिलता रहेगा आपको। जितनी भी ट्रिकी वीडियोस हैं वो भी यहाँ पर मिलेगी। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइएगा अगले प्रश्न पर हम लोग पर चर्चा करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है संख्याओं 45 85, संख्याओं 45 85 105 का लघुत्तम सारगुणज क्या है, लघुत्तम सारगुणज क्या है, लघुत्तम सारगुणज क्या है। तो आप सभी लोग सबसे पहले तो आप लोग ऐसे भी करते होंगे, 45 85 105 है ना, ऐसे करते होंगे, ठीक है। सभी लोग ऐसे फैक्टर करेंगे है ना, लेकिन हम लोग ऐसे कुछ करने वाले नहीं। देखो लघुत्तम सारगुणज की बात करें, सबसे पहले हमसे पूछा गया लासा, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का लासा क्या होता है। अगर हम लोग लासा पर बात करें तो लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसी को हम उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग कहते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसी नंबर लेकर आनी है जो 45 से भी डिविजिबल हो जाए, 85 से भी डिविजिबल हो जाए और 105 से भी डिविजिबल हो जाए। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर होगा इन सभी संख्याओं से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो डिविजिबल होगा। और जब बड़ा होगा साथियों तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या को यहाँ पर कॉमन फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं।
हमने यहां लिख लिया 105। अब हम 85 को काम करें। हम 85 की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं 17 पच्चे 85 और इसको लिख सकते हैं 21 पंचे 105। 5 और 5 दोनों में कॉमन है, लेकिन 17 कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 17 जो है इस 21 में कॉमन नहीं मिलेगा, और जो कॉमन नहीं मिलेगा इसको हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है साथियों, आएगा अगर हम लोग आगे बात करें 45 को साथियों हम लोग लिख सकते हैं 9 पचे 45 और इसको साथियों हम लोग लिख सकते हैं 21 पंचे 105। 5 और 5 कॉमन है। अभी देखिएगा साथियों, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 और इसको लिख सकते हैं 3 सते 21। 3 और 3 मिल गया, लेकिन ये वाला 3 इस साथ में नहीं मिलेगा, तो हम इस वाले 3 को भी यहां साथियों लिख ले रहे हैं, और यही हमारे इस प्रश्न का लासा रहने वाला है। देखिएगा साथियों कितना रहने वाला है, तो 105 तिया हो जाएगा, देख लीजिएगा, हम लोग गुणा करा लेते हैं, तो 17 तिया 51 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 3 एकम 3 और इसकी 17 से गुणा करा दीजिए। 17 पचे 85 के 5 हासिल 8 हो गया, 17 करना 17, 17 और 8 की बात करें तो 25 25 17 8 8 7 15 25 के 5 हासिल 2 हो गए, 17 से 51 हो, तो कितना हुआ साथियों 53 हो गया। 5355 इस प्रश्न का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 5355 इस प्रश्न का क्या हुआ, आंसर होगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह सारे प्रश्नों की जो श्रृंखला थी जबरदस्त लगी होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। गर्मी बहुत है तो आप सभी लोग कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं मन से, मन लगाकर पढ़ते रहिए, क्योंकि जो मन लगाकर पढ़ता है, क्योंकि वही कोयला हीरा बनता है जो तपता है। तो इसलिए आप सभी लोग इस संघर्ष की आग में तपते रहिए, गारंटी हमारी है कि आप सभी लोग एक दिन सफल होंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग ने इतने देर तक समय दिया, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए सभी लोग देखना, क्योंकि अगर स्किप कर दिया तो अगर एक भी प्रश्न छूट जाएगा तो हो सकता है वही प्रश्न हमारे एग्जाम में आ गया, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में ही हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज के वीडियो की श्रृंखला यहीं पर थी। कल हम लोग हिंदी के एक विषय श्रृंखला को लेकर उपस्थित होंगे आपके समक्ष, ठीक है, और इसके बाद आपको संस्कृत की विभक्तियां जो है अभी मैम लेकर उपस्थित होंगे आपके समक्ष आज ही की क्लास में। तो आप सभी लोग अपना उनकी प्रतीक्षा करिएगा। तो सभी लोग तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।